देखते हैं। अब हमने कल जो पढ़ा था उसमें कहा था कि तेल और वसा में क्या अंतर है। तो तेल और वसा में यदि हम अंतर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे किस अवस्था में रहे, वह द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग ऑयल यानी कि तेल कहते हैं। और जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग फैट्स यानी कि वसा कहते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन केस अपवाद है, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, ठीक है। नारियल का तेल अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है। अब यदि हम ऑयल की बात करें, तेल की बात करें, तो तेल के अंदर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। हिंदी में कहे तो संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं, अम्ल प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? तेल के अंदर। तो तेल के अंदर हम लोग लिखे तो संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड और असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड दोनों प्रकार के यानी कि संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अम्ल उपस्थित होते हैं। क्लियर है? तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों प्रकार के एसिड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि फैट्स के अंदर यानी वसाओं के अंदर ओनली हायर सेचुरेटेड एसिड होते हैं। क्या होते हैं? हायर सेचुरेटेड एसिड। क्या होते हैं? हायर सेचुरेटेड एसिड होते हैं। हिंदी में बोले तो उच्चतर संतृप्त अम्ल होते हैं। तो तेल के अंदर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और इसमें केवल क्या होते हैं? उच्चतर संतृप्त होते हैं, सेचुरेटेड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। तो यदि हम गलनांक की बात करें तो वसा का गलनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। वसा के गलनांक क्या होते हैं? फैट्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब इनके दोनों के हम भौतिक और रासायनिक गुणों को एक साथ में पढ़ लेते हैं। इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी करते हैं। इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो हमारी अगली हेडिंग आ जाएगी इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल एंड फैट्स। हिंदी में आप लोग जानते हो तेल और वसा के भौतिक और रासायनिक गुण, लिख लीजिए इसको। तेल और वसा के भौतिक और रासायनिक गुण। अब इसके यदि हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो एक दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों के गुणों को एक साथ बात करना। मैं कहता हूं यहां पर शुद्ध अवस्था में यानी कि प्योर स्टेट में, शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं? ये रंगहीन, कलरलेस, आगे गंधहीन, ऑर्डरलेस, और तीसरा स्वादहीन यानी कि टेस्टलेस होते हैं। क्या फैट्स और ऑयल वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्या? नहीं होते।
किंतु ये जल में हल्के से घुलनशील होता है। तो लिखना इसमें, यह जल में हल्के एवं अविलय है। जल में हल्का सा सोल्यूबल होता है कभी कभी, बहुत लाइट सा, पर किंतु क्या होता है, इनसोल्यूबल। जनरली हम क्या बोलते हैं, घुलनशील नहीं होता। ये जल में घुलनशील नहीं है तो किसमें सोल्यूबल होगा, बेंजीन, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आगे लिखे तो ईथर में विलय है, सोल्यूबल इन बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ईथर। अब हम कर रहे हैं यहां पर इसका पहली रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, वो है हाइड्रोलिसिस। हिंदी में लिखिए तो जल अपघटन। क्या हो गया, पहली रिएक्शन है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। अब जब भी किसी ऑयल यानी तेल का जल अपघटन करते हैं तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो ग्लिसरॉल में बदलता है तथा वसा एसिड यानी फैट्स एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम किसी तेल या वसा को ले लेते हैं, तो हम जानते हैं कि तेल या वसा क्या होता है, तो अभी हमने लिखा अभी थोड़ी देर पहले कि उच्चतर होते हैं। ठीक है ना, मतलब इनमें कार्बन की संख्या C15 नहीं, 15 से ज्यादा ही कार्बन होते हैं इसके अंदर, उससे कम नहीं होते हैं। तो हम एक फार्मूला लिख रहे हैं यहां पर, CH2 CH CH2 COOR COOR और COOR। ये हमने फार्मूला लिख लिया किसी तेल या वसा, दोनों में से किसी भी का फार्मूला हो सकता है। अब क्या कर रहे हैं, इसका जल अपघटन कर रहे हैं। तो जल अपघटन कर रहे हैं तो देखो समझते हैं इसमें, मैंने यहां पर 3 जल के अणु ले लिए। रिएक्शन कैसे होगी उसको भी समझ लेना, देखना ये यहां से ब्रेक होगा। ठीक, हम लोग जानते हैं जल का अणु कैसे टूटता है, HOH कैसे टूटा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो OH है, एक OH यहां आया, दूसरा यहां पर आया और तीसरा यहां पर, क्या बन रहा है, CH2OH CHOH और क्या बचा हुआ है उसको लिखना है। तो यहां पर H है, यहां पर COOR, फिर HCOOR, फिर HCOOR, ऐसे लिख देना। क्लियर है, तो इसको मैं सिस्टमेटिक कर दूं, RCOOH, ठीक है, प्लस RCOOH प्लस RCOOH। तो एक तो बन गया ग्लिसरॉल और दूसरा बन जाता है वसा अम्ल, जिसको बोलते हैं फैटी एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है दूसरी अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया, इसको सफोनिफिकेशन, सफोनिफिकेशन। हिंदी में बोले तो साबुनीकरण। इस प्रोसेस के द्वारा साबुन भी बनाया जाता है, सोप बनाया जाता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, जो हमने लिखा वही रिएक्शन, ठीक है ना। मैं एक बार लिख देता हूं, देखो रिएक्शन क्या होगी, तो फैट्स और ऑयल का फार्मूला था वही जो अभी लिखा, तो वापस लिख लो, CH2COOR CHCOOR और CH2COOR।
रिएक्शन किसके साथ होगी? NaOH के साथ। तो प्लस कितने NaOH ले रहा हूं मैं? 3। रिएक्शन कैसे होगी? ठीक है ना? क्या बचा? CH2OH, CHOH जो भी बनाता है ऐसा कैसे बना दूं? CH2 क्या बन गया? ग्लिसरॉल तो बन गया। ग्लिसरॉल जो ग्लिसरीन होता है ना वही है। प्लस क्या बना हुआ? H की जगह क्या जाएगा? Na। तो क्या लिख दोगे? 3RCOONA। किसका सूत्र है ये? साबुन का, सोप का फार्मूला है। क्या कहेंगे सर इसको? साबुन का ये RCOO कुछ बोलते हैं ना इसको? तो यूं तो इसको बोलेंगे अपन, Na से तो सोडियम हो गया। और देखो यहाँ पे थोड़ी देर पहले इसको लिखे हैं, अभी समझा मैं, इधर देख रहा हूँ। मैं लिखा था अभी RCOOH लिखा था, तो H की जगह क्या लिखा हमने? तो ये क्या था? एसिड था ना। तो यदि मैं यहाँ पर CH3 लगा दूं तो एसिडिक एसिड, Na लगा दूं तो क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट है। ठीक है ना? तो यदि CH3 आ जाएगा तो सोडियम एसीटेट है। तो इसलिए इसका एक लाइन आती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड बोलते हैं। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, अम्ल का सोडियम लवण ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजनी अपघटन, हाइड्रोजिनोलिसिस बोलते हैं। ये सफोनिफिकेशन की प्रोसेस हमने 12th में या 11th में नहीं पढ़ी थी, साबुन बनाने की प्रोसेस। वहां बना तो C17H32COONA सोडियम स्टीरेट और सोडियम पामेट बनाते हैं वहां पे। ठीक है, एक में तो C15 आता है, एक में C17 आता है। चलो, हाइड्रोजनी अपघटन, तीसरी रिएक्शन। हाइड्रोजनी अपघटन। देखो, हाइड्रोजनोलिसिस, हाइड्रोजिनोलिसिस। हम लेंगे यहां पर ट्राइस्टीरीन नाम इसका। देखो क्या लिया? CH2 नाम अच्छे को लिवाएंगे इनके, COO COO COO। थोड़ी देर पहले हमने यहां पर R लिखे, उस R की जगह मैं वो सूत्र लिख रहा हूं, C17H35 जो भी मैं बोल रहा था। नाम इसका ट्राइस्टीरियन। 3 C17H35 है ना, तो ट्राई स्टीरीन, स्टीरीन। किसी बुक में एरिन भी लिखा हो मिले, ऐसा भी लिखा हो, जो भी आपको उचित लगे। रिएक्शन हो रही है, नाम है हाइड्रोजनी अपघटन, मतलब हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ अभी क्या बन रहा है? रिएक्शन बदलेगी थोड़ी सी, ठीक है, बदलेगी तो उसको देख लेते क्या होता है। यहां से तो एक हाइड्रोजन आएगा, देखना, यहां से ऑक्सीजन आएगा, वो जाएगा CH2 के पास। तो जो हमारा एक प्रोडक्ट अभी बन रहा था बार बार, वो तो बनेगा ही बनेगा। क्या था? CH2OH, CHOH और ये तो बन गया। अब डेफिनेटली तीनों जगह से क्या क्या निकला? एक ऑक्सीजन निकला, मतलब यहां पर ऑक्सीजन कितना रहेगी? एक ही तो रहेगी इसके पास में। हाइड्रोजन कितने? 6 2 जा 12, 12 हाइड्रोजन थे, 12 में से कितने चले गए? 3 ही गए। कितने और बचे? 9 और बचे। ठीक है ना? तो मैं 3 यहां रखूंगा, 3 यहां रखूंगा और 3 यहां रखूंगा। ठीक, अब 3 कैसे रखे? तो ये तो ऐसा कैसा ही है, देखो मैं लिख रहा हूं यहां। तो मैंने C17H35 को तो ऐसा कैसे रहने दिया। ठीक,
यहां से ऑक्सीजन तो चला ही गया, क्या बचा CO। तो मैंने क्या किया कि 2 हाइड्रोजन तो मैंने कार्बन को दे दी और 1 हाइड्रोजन मैंने ऑक्सीजन के पास रख दी, है ना। 2 और 1 3 हाइड्रोजन हो गए ना, 3 3 जा 9, 3 3 हो गए ना, ये कंपाउंड में प्लस 3C17H35CH2OH। इसका नाम है ऑक्टाडेसिल अल्कोहल। OH तो अल्कोहल है, ऑक्टाडेसिल अल्कोहल। नेक्स्ट है अगली 4th प्रोसेस, तेलों का शुष्कीकरण। तेलों का शुष्कीकरण, ड्राइंग ऑफ ऑयल। इसके बेसिस पर, ड्राइंग ऑफ ऑयल्स के बेसिस पर जो तेल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बोलते सूखने वाले तेल, ड्राइंग ऑयल, ठीक है। दूसरे होते हैं अर्ध सूखने वाले तेल, सेमी ड्राइंग ऑयल, और ना सूखने वाले तेल यानी नॉन ड्राई ऑयल। तो हम इसके बेसिस पर 3 भागों में तेलों को बांट सकते हैं। तो लिखो, तीनों लिख देते इसके अंदर। पहला क्या काम है, सूखने वाले तेल। ड्राइंग ऑयल। दूसरा अर्ध सूखने वाले तेल, सेमी ड्राइंग ऑयल। और तीसरे में न सूखने वाले तेल, नॉन ड्राइंग ऑयल। कैसा होता है ये तेल 3 प्रकार के होते हैं, मैंने तो बताया सही है। कपड़े वगैरह पे ये चल रहा है तो उसको सब लगता है। चलो देखते देखें। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग ऑयल, सूखने वाले तेल, ठीक है। इसमें हम कुछ तेल के नाम बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम बोलते अलसी का तेल, शुद्ध हिंदी में बोलते अलसी का तेल। तो ऐसे तेल जो हवा में खुला छोड़ने पर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा में खुला छोड़ने पर शीघ्रता से ऑक्सीजन सोख लेते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और एक हार्ड यानी कठोर ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं। पदार्थ में बदल भी जाते हैं। जैसे अलसी, पेरीला, पोपी आदि के तेल। तो सर फिर इसको जब क्या बदलते हैं, क्रिस्टल में बदलते हैं कि ऐसे उसकी जगह कुछ नहीं? सुनना क्या होता है इसमें, ऑक्सीकरण, बहुलीकरण, है ना, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन और कोलाइडियल बनाने की अभिक्रियाएं होती है, जिसके कारण यह जो तेल होते हैं, तेल तो हम जानते हैं लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये तेल बदल जाते हैं यानी कि सूख जाते हैं, और सूखने के कारण इनका उपयोग पेंट और वार्निश बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो सूखने की क्रिया पदार्थों की उपस्थिति के कारण बढ़ती जाती है, और इसी प्रोसेस को ड्राइंगनेस या शुष्कीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया ऐसे संपन्न नहीं होती है, मतलब तेल हम बोलेंगे रखा रखा सूख जाएगा, ऐसा नहीं होता। किसकी प्रेजेंस में ड्राई होता है, तो 3 कैटलिस्ट लिए जाते हैं, पीबी, एमएन। पीबी मतलब कि लेड, एमएन मतलब मैग्नीज, और कोबाल्ट।
इन तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट लिया जाता है और इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसको चेंज किया जाता है। तो इसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, ऑयल ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। ऐसे तेल जो सूख जाते हैं उनकी एक स्पेशल चीज याद रखना, आयोडीन मान। अब आगे पढ़ेंगे कि आयोडीन मान क्या होता है। आयोडीन मान 130 से अधिक होता है, ये जरूर याद रखिए। आयोडीन मान यानी आयोडीन वैल्यू 130 से अधिक होती है। दूसरे जैसे अलसी का तेल, ठीक है, बहुत दिन तक पड़ा रहेगा ना, पड़े पड़े क्या कर लेता, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसी प्रोसेस हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। सेमी ड्राइंग ऑयल, अर्ध सूखने वाले तेल, इनमें धीमी गति से अभिक्रिया होती है। एक होता है तेल, मैंने तो नहीं देखा पर एक तेल जरूर आता है, नाम उसका बिनोले का तेल, हिंदी में बोलते हैं लोग, सुना मैंने नाम बिनोले का तेल। उसमें याद रखना इसका आयोडीन मान, मेन तो ये अपने को याद रखना, इसका आयोडीन मान 100 से 130 के बीच में होता है। द आयोडीन वैल्यू इज 100 to 130। और न सूखने वाले तेल, सबसे बढ़िया उदाहरण है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल और जैतून का तेल, ठीक है, इसके आयोडीन मान 100 से कम है, जिसका आयोडीन वैल्यू 100 से कम होती है। तो तेलों का भी शुष्कीकरण होता है। अब देखो, हम एक बात जानते हैं कि जितने भी साबुन यानी कि सोप होते हैं, किनसे बनते हैं, तेल से ही तो बने, ठीक है ना, जिनका फॉर्मेशन किससे हुआ, फैट्स और ऑयल से हुआ, तेल और वसा से निर्माण हुआ साबुन का, चाहे वो नहाने का साबुन हो चाहे कपड़े धोने का चाहे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि उस साबुन को यदि आप उसका रेफर उतार कर कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें तो उसमें क्या चेंज आता है, वो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। देखना आप कभी, दो साबुन लेना, एक को तो रेफर में रखना, एक को रेफर उतार के देखना, जो अधिकतर नहाने वाले साबुन की बात कर रहा हूं, उसको उतार के रख देना, 1 महीने बाद दोनों को कंपेयर करना, हार्ड हो जाता है। नहाने वाला ही हार्ड होता पहले, तो उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ग्लिसरीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसमें, तो जो ऑयल जो रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर से ड्राई होने लग जाता है, सूखने लग जाता है, इसलिए ऐसा होता है। कपड़े वाले साबुन के साथ भी होता है, कोई से साबुन, जो भी साबुन होगा उसको आप कुछ दिनों तक रखे रहते हैं तो ये प्रोसेस उसके अंदर हो जाती है। लास्ट प्रोसेस इसकी नाम है विकृति गंधीकरण, रेंसिडिफिकेशन। 5वां है विकृति गंधीकरण, हिंदी में लिखो तुम, और रेंसिडिफिकेशन। विकृति गंधीकरण रेंसिडिफिकेशन क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि एक बात, जो हम कोई भी ऑयल परचेस करके लाते हैं, ठीक है, चाहे वो सोयाबीन का हो जाए, चाहे कोकोनट ऑयल हो जाए, चाहे मूंगफली का ऑयल हो जाए, ग्राउंडनट का ऑयल हो गया, अलसी का तेल, कोई सा भी तेल ले लो, सरसों का, राई का, जो भी तेल आते हैं, उन तेलों में एक बात आती है लिखी हुई पीछे, उस पर लिखा आता है हमेशा उसका जो पैक होता है कि इसको आप कहाँ पर रखें, एक तो कूल एंड ड्राई प्लेस, उसके साथ एक लाइन और रहती है कि इसको हमेशा बंद करके रखें। ढक्कन हमेशा तेल का हमारे घर में बंद रहता है, ठीक है, यदि तेल खुला रह जाए, ठीक है, तो जब तेल और वसा यानी फैट्स और ऑयल पर मॉइस्चर और साथ में एयर की रिएक्शन होगी तो उसमें से विकृत गंध आने लग जाती है। हम देखते हैं कि घर में रखा हुआ जो घी रहता है ना, तेल है, वो बहुत टाइम तक रखा रहे, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसमें हवा लग गई तो उसका टेस्ट भी क्या होता है, बिगड़ जाता है, और साथ में क्या होता है, उसकी स्पेशल या स्पेसिफिक गंध, स्पष्ट गंध आने लग जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना।
तो विकृति गंधीकरण में हम लोग लिख सकते हैं कि मतलब चेंज वो ये अभिक्रिया के द्वारा ही होता है अभिक्रिया के द्वारा होगा, कि कुछ वसा वगैरह अभिक्रिया के द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए मैं मक्खन की बात करूं, खुला रख दो उसको 2 दिन, क्या होगा? बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। मक्खन मतलब कच्चा घी जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसको आप खुला रख दो, बिगड़ जाएगा। यदि आप उसको एयर टाइट रखोगे तो 2 दिन तक भी रखो तो कोई कुछ भी नहीं बिगड़ेगा उसमें। तो जैसे हम उसको खुला रखते हैं तो खुला रखने पर क्या होता है, उसमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन यानी एयर की रिएक्शन हो जाएगी, और इस रिएक्शन के द्वारा उसके अंदर गंध उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग कि तेल और वसा पर नम वायु और वायु फैट्स और ऑयल रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर तो यह एक दुर्गंध देने लगता है। वायु और नम वायु के संपर्क में आने पर यह दुर्गंध देने लगता है तथा इसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए रेंसिडिफिकेशन, हिंदी में बोले तो गंधीकरण। रेंसिडिफिकेशन यानी गंधीकरण कहते हैं इसको।